आपका स्वागत है हमारे चैनल फ्रेश फंडा में। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बात की एएसएमई सेक्शन डिवीज़न 1 सब सेक्शन ए पार्ट यूजी के बारे में, उसके कंटेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। आज एक स्पेशल रिक्वेस्ट पर हमने आज डिसाइड किया है कि एरेक्शन मेथडोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो आज का क्लास है एरेक्शन मेथडोलॉजी के बारे में। तो एरेक्शन मेथडोलॉजी में जैसे कि हम स्ट्रक्चर स्टील का जो आपको शेल्टर, अपना वर्कशॉप का शेल्टर जो बनाते हैं, उसका एरेक्शन का मेथड क्या होना चाहिए उसके बारे में हम आज बताएंगे। एरेक्शन मेथडोलॉजी, एरेक्शन मेथडोलॉजी। देखिए, एरेक्शन तो आप समझते हैं कि एरेक्शन क्या होता है। किसी भी चीज को जमीन से ऊपर उठाकर लगाना एरेक्शन है। एरेक्शन मीन्स खड़ा करना, और मेथडोलॉजी मीन्स कि मेथड विथ लॉजिकल मेथड्स। एक अप्रूव्ड मेथड होना चाहिए जिसके द्वारा उस सीक्वेंस में ही हम किसी चीज़ को उठाकर जब ज़मीन के ऊपर लगाते हैं, खड़ा करते हैं, तो उसको हम एरेक्शन मेथडोलॉजी कहते हैं। अब उस एरेक्शन मेथडोलॉजी में क्या होना चाहिए, हमको बहुत सारे सवालों का जवाब होना चाहिए। जैसे कि हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, हमको कहाँ करना है, हमको कैसे करना है, कौन करेगा, किस लिए करेगा, इन सारे सवालों का जवाब, अगर सेफ्टी है तो किस तरीके से सेफ्टी से करेगा कि लोगों का जान भी बचा रहे और हमारा काम भी हो। तो इन सारे सवालों का जवाब ही एक मेथडोलॉजी है, वो मेथड है। जैसे मैंने कहा कि क्यों किस लिए करेगा, तो उसके लिए हमको एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक एम होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स में हमारा क्या गोल है, क्या करना है। पहले क्या करना है का जवाब हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमको इरेक्शन करना है। किस चीज का इरेक्शन करना, अपने शेल्टर का, जिसमें हमें काम करना है, उस शेल्टर का इरेक्शन करना है। तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, टू इंश्योर द मैनेजमेंट फॉर द इरेक्शन वर्क, टू इंश्योर द मैनेजमेंट टू द इरेक्शन वर्क। अब ensure the management to the erection work at site, erection work job at site in time, correctly and safely। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है, erection of job in time at site correctly and safely। ये चार हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जॉब का जो इरेक्शन करना है वो एक साइट पे इरेक्शन करना है। इन टाइम मीन्स विद इन द टाइम फ्रेम, कि किसी भी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट उस टाइम फ्रेम के विद इन ही करना है काम को। करेक्टली मतलब परफेक्टली करना है, ऐसा नहीं कि इधर उधर लगा के छोड़ दिए। करेक्टली करना है और सेफली करना है। सेफली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ड्यूरिंग द इरेक्शन नोबडी शुड इंज्योर। ये हमारा गोल होना चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये हमारा एम होना चाहिए कि इन सारे चीजों को करना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऐसा अब देखिए, बात आया कि कौन करेगा।
दूसरा क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा? तो कौन करेगा में हमको मैन पावर्स लगता है। तो मैन पावर्स के लिए हमको उसका एक टीम होना चाहिए, जो पूरी टीम मिलकर उस काम को करे, इरेक्शन के काम को करे। एक आदमी नहीं कर सकता, उसके लिए एक कंप्लीट टीम होना चाहिए, एक टीम की हायरार्की होनी चाहिए, वो सारे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए उस इरेक्शन वर्क के लिए। अगर कहीं कुछ मिस्टेक होता है तो वो उसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो हमारा दूसरा चीज है कि स्कोप ऑफ वर्क। स्कोप ऑफ वर्क क्या है? कि स्कोप ऑफ वर्क में है कि क्या क्या काम है, कौन क्या काम करेगा, वो सारा स्कोप है। तो स्कोप ऑफ वर्क में है जिसे मैनेजमेंट का काम कौन करेगा, मैनेजमेंट, इरेक्शन एट साइट, इरेक्शन एट साइट कौन करेगा, टूल्स, मशीनरी अरेंजमेंट, एंड मैनेजमेंट, क्लाइंट डीलिंग, ये सारे स्कोप ऑफ वर्क्स हैं। ये सारे स्कोप ऑफ वर्क्स, मैन पावर मैनेजमेंट, ये सारे स्कोप ऑफ वर्क हैं जो इन कामों को करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। अब देखिए, तो स्कोप हो गया। तीसरी हम बात करें तो अब कौन करेगा? तो कौन करने के लिए हमारे पास मैन पावर की टीम होनी चाहिए। मैन पावर टीम होनी चाहिए। अब ये मैन पावर का टीम ही सारे कामों को करेगा। अगर मैन पावर का टीम हमारे पास नहीं रहेगा तो हम काम को नहीं कर पाएंगे। तो हमारे मैन पावर के टीम में देखिए, सबसे पहले टॉप लीडर्स होने चाहिए। टॉप लीडर्स जो कि इन कामों को मैनेज करेगा। तो उसके लिए हमको क्या होना चाहिए? प्रोजेक्ट मैनेजर। ये प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे कामों को मैनेज करता है, जिसका मेन काम होता है कि प्रोजेक्ट का शेड्यूलिंग करना, कि किस टाइम फ्रेम में, किस पीरियड में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। उसका एक माइलस्टोन टारगेट, माइलस्टोन डेट्स डिसाइड करना, उसके बेसिस पे, माइलस्टोन डेट टारगेट के बेसिस पे हम उसको और एलोबरेट करते हैं और वर्किंग शेड्यूल बनाते हैं। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है क्लाइंट के साथ डीलिंग करना, माइलस्टोन सेट करना, और इनका ही काम है कि मैन पावर अरेंज करना, मटेरियल्स अरेंजमेंट करना, जितना भी प्रोक्योरमेंट है उसको करना, प्रोक्योरमेंट करने के बाद मटेरियल को इन टाइम साइट पे लाना। ये सारे कामों को हैंडलिंग कौन करता है? प्रोजेक्ट मैनेजर करते हैं। फुल रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग द क्लाइंट सर्विसेज, डेट, रिपोर्ट्स, अदर नेसेसरी टू कंप्लीट द जॉब। दूसरी बात है, इनके नीचे अब देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजर अकेले ही पूरा काम नहीं कर सकते। ये तो प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे इनसाइड ऑफिस बैठ के। तो अब साइट पर जो काम होगा उस काम को कौन करेगा? उस काम को करने के लिए हमारे पास साइट मैनेजर होना चाहिए। साइट मैनेजर, ये साइट मैनेजर क्या करेगा? जितनी भी डे टू डे एक्टिविटीज जो साइट पे होने वाला है, जैसे साइट पे मैन पावर एलोकेशन, मटेरियल अरेंजमेंट, मटेरियल प्रिपरेशन, कहाँ मटेरियल को रखा जाए, किस लोकेशन पे हमको इरेक्शन करना है,
वो सारा डिसाइड करना कौन सा लोकेशन होगा जहाँ पर मटेरियल को रखा जाए, इन सारे चीज़ों को डिसाइड जो करता है वो साइट मैनेजर होता है। वो मैन पावर एलोकेट करता है किस काम के लिए कौन सा बंदा चाहिए, उस काम उसको वो काम असाइन करता है और उसको मॉनिटर कराता है। वो जो प्रोजेक्ट शेड्यूल दिया गया है उस प्रोजेक्ट शेड्यूल को एलोबरेट करके साइट वर्क के लिए एक शेड्यूल बनाता है और उस शेड्यूल के हिसाब से जॉब को मॉनिटर करता है। डे टू डे एक्टिविटी ये मॉनिटर करते हैं साइट मैनेजर। अब देखिए, अब साइट पे काम सेफली हो तो उसके लिए एक हमको सेफ्टी ऑफिसर भी चाहिए। एक क्या चाहिए? सेफ्टी ऑफिसर। ये पहले हम मैन पावर टीम की बात करते हैं। इस मैथडोलॉजी में हमारा टीम अगर नहीं रहे तो हम काम नहीं कर सकते, इसलिए टीम को पहले डिसाइड करते हैं कि कौन सा टीम मेंबर्स रहेगा। सेफ्टी ऑफिसर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि कोई भी, इसका मेन जॉब होता है कि इसको देखना कि इरेक्शन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, हर एक आदमी पीपीई पहन रखा है कि नहीं, प्लेस जो जहाँ पर हो रहा है वो ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं, वहाँ पर जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहा है, वायर रोप वो सेफ कंडीशन में है या नहीं, इन सारे चीज़ों को जो एसेस करता है वो सेफ्टी ऑफिसर होता है। सेफ्टी ऑफिसर के परमिशन बिना परमिट के हाइट पर नहीं जाकर काम कर सकते। हाइट परमिट देने के लिए वो प्रॉपर चीज़ें देखते हैं, इसके फोल्डिंग है या नहीं, कितने हाइट पर काम कर रहा है, उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट है कि नहीं। उन सारे चीज़ों को देखकर सेफ्टी ऑफिसर डिसाइड करता है कि ये काम अच्छे तरीके से हो रहा है, प्रॉपर तरीके से हो रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर आदमी ऊपर से गिर जाए तो आदमी का डेथ हो सकता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेफ्टी ऑफिसर। फिर इरेक्शन सुपरिंटेंडेंट होते हैं। इरेक्शन सुपरिंटेंडेंट से तो इरेक्शन सुपरिंटेंडेंट का क्या काम है? वो इरेक्शन एक्टिविटी जो साइट मैनेजर के साथ डिस्कस करेगा, साइट मैनेजर के साथ अलाइनमेंट करेगा कि कौन सा एक्टिविटीज़, डे टू डे एक्टिविटीज़, आज का एक्टिविटीज़ क्या करना है, उसके लिए मैन पावर को एलोकेट करेगा और वो डे टू डे एक्टिविटीज़ को हैंडल करेगा। इसके बाद हमारे अंडर में होते हैं इरेक्शन टीम। ये इरेक्शन टीम का क्या काम है? इरेक्शन सुपरिंटेंडेंट का काम है जॉब एलोकेट करना और जॉब को मॉनिटर करना, लेकिन इरेक्शन टीम का क्या काम है? वो ऑन साइट ऑन जॉब ये जॉब परफॉर्म करेंगे। ये क्या करेंगे? जॉब परफॉर्म करेंगे। क्लियर समझिए, ये एग्जीक्यूशन के लिए एलोकेशन करते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन इरेक्शन टीम क्या करते हैं? इरेक्शन टीम जॉब को परफॉर्म करते हैं डे टू डे, उसमें से इरेक्शन टीम जॉब को परफॉर्म करता है। तो ये इरेक्शन टीम में बहुत सारे डाउन द लाइन और आएंगे, टीम मेंबर्स आएंगे, टीम लीडर्स आएंगे, टीम लीडर्स के बाद डायरेक्टर आएगा, वो सारे डिसाइड करके काम करेंगे। तो ये हमारा एक पिलर हमारा कंप्लीट होता है मैन पावर टीम, कि ये सारे टीम मिलकर के टीम मेंबर्स में एक मटेरियल कोऑर्डिनेटर भी होता है, मटेरियल कंट्रोलर का काम होता है कि मटेरियल को कंट्रोल करना, मीन्स कि वो साइट पर जो भी मटेरियल आया उसके रख रखाव की देखभाल करना कैसे रहेगा, फिर मटेरियल को इशू करना, स्टोर से मटेरियल को इशू करके साइट पर देना, फिर साइट पर उसका इरेक्शन टीम मेंबर्स करते हैं। तो मटेरियल कोऑर्डिनेटर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ द मटेरियल, कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग मटेरियल्स फ्रॉम द स्टोर। अब हम बात करते हैं वर्क एग्जीक्यूशन प्रोसेस। वर्क
प्रोसेस। अब ये वर्क एग्जीक्यूशन प्रोसेस में क्या क्या होता है? जॉब साइट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। पहला क्या होगा? जॉब साइट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। देखिए, जॉब साइट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन दो वर्ड है, आपको इससे क्लियर ही होता है। जॉब साइट प्लानिंग कि जॉब साइट प्लानिंग का मतलब क्या है कि हमको किस लोकेशन पर जॉब खड़ा करना है, वो साइट कहाँ है, उस साइट को देखना, उसके साइट में प्लान करना कि हमारा मटेरियल जो इनकमिंग मटेरियल होगा वो किस लोकेशन पर रहेगा। आपने एर्गोनॉमिक्स पढ़ा होगा, एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से कि मिनिमम मूवमेंट, मिनिमम अगर हम वर्क को ऑप्टिमाइज करते हैं, वर्क शेड्यूल को ऑप्टिमाइज करते हैं, तो हमारा मिनिमम मूवमेंट हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा देता है। तो हम जब जॉब साइट को प्लान करते हैं तो जॉब साइट में हम ये प्लान करते हैं कि हम जो एरेक्शन के दौरान जो मटेरियल रखते हैं वो हमारा नियर बाय लोकेशन हो और वो बहुत ही अप्रोचेबल हो, वो उसमें उठाने में बार बार उठाने का काम है तो वो बार बार उठाने में टाइम ना लगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से हम 5 किलोमीटर दूर मटेरियल को रखें, यहाँ से हमारा इक्विपमेंट एक क्रेन जाए, हाइड्रा जाए, उसको उठाकर फिर लाए, फिर यहाँ से हमारा क्रेन पिक करे और उठा के मेंबर को ऊपर रखे। तो ये क्या हो गया? वर्क एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से ये बहुत ही बैड प्लानिंग है और इसमें हमारा मूवमेंट टाइम अननेसेसरी यूज होता है। तो हमें साइट को ऐसा प्लान करना चाहिए कि मटेरियल मूवमेंट बहुत ही कम हो। तो उसके लिए हमें साइट को देखना होगा, सर्वे करना होगा, वो कैसा है, किस सिचुएशन में, गड्ढा नहीं है, कैसा है, वो प्लेन है, प्लेन को उसको किस किस लोकेशन पे हमको कौन कौन सा मटेरियल को रखना है ताकि हमारा इरेक्शन टाइम कम से कम लगे। तो ये हो गया हमारा जॉब साइट प्लानिंग। प्लानिंग में हम सारे चीज़ का प्लान करते हैं कि मूवमेंट कैसा होना चाहिए, उसमें कहाँ कैप्ट करना चाहिए, किस तरह से सर्वे करना, पूरे सर्वे करना। तो ये हम, और प्रिपरेशन का वर्क हो गया। प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं? प्रिपरेशन का मतलब है कि तैयारी। अब शॉप जो वर्क प्लेस है उस वर्क प्लेस को बढ़िया से प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि हमें कोई भी हार्डल ना हो। फिर मशीनरी प्रिपेयर करते हैं, मशीनरी कहाँ कहाँ रहना चाहिए, कौन कौन सा मशीनरी लगेगा, ये सारे प्रिपरेटरी वर्क है। ये सारे प्रिपरेटरी वर्क करने के बाद हम जॉब का एग्जीक्यूशन में भिड़ते हैं। देखिए इसमें रिसीविंग ऑफ मटेरियल एट साइट, रिसीविंग ऑफ मटेरियल एट साइट। जैसे मैंने कहा कि हम जो प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें क्या है ना, रिसीविंग ऑफ मटेरियल एट साइट, जो भी एज पर ड्राइंग जो भी मटेरियल चाहिए वो मटेरियल हमारे साइट प्रीमिसेस में होना चाहिए और उसका हम प्लानिंग पहले ही कर लेते हैं कि कैसे कैसे होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। 24 आवर्स अर्लियर एट द साइट, ये मटेरियल हमारा 24 आवर्स अर्लियर टू बी एट साइट। ये कोई भी जो भी मटेरियल हमको इरेक्शन करना है वो हमारा प्लानिंग के हिसाब से, बहुत सारा मेंबर्स होता है, अब एक ही साथ सारे मेंबर्स को आप इरेक्ट नहीं करेंगे। तो हमारे प्लानिंग के हिसाब से अगर आज हमें कॉलम इरेक्ट करना है तो कॉलम हमारे साइट पर होना चाहिए और वो प्रॉपर प्लेस पर होना चाहिए, तभी हम उसको आसानी से पिक करेंगे और उठा के डालेंगे तो हमारा इरेक्शन टाइम कम लगेगा।
तो हम उसके हिसाब से 24 आवर्स अर्लियर हमारा जो भी मटेरियल इरेक्ट करना है वो हमारे साइट पर प्लेस होना चाहिए। अब देखिए, ये तो साइट पर आ गया। अब साइट पर आ गया तो हमको क्या है, उसका करेक्टनेस चेक करना है कि वो एज पर डिलीवरी नोट है कि नहीं। जो भी आया तो डिलीवरी नोट शुड बी अवेलेबल along with job मटेरियल। अब हम एज पर डिलीवरी नोट इसको चेक करेंगे। चेक मटेरियल एज पर डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट के हिसाब से वो मटेरियल आया कि नहीं, वो मटेरियल डिलीवरी नोट के हिसाब से आया कि नहीं। टैग लाइन, अब ये हम चेक कर लेंगे। उसके बाद हम इन टैग लाइन टू बी इंस्टॉल्ड एट एवरी members ऑब्लिक मटेरियल्स। अब देखिए ये क्यों, ये टैगलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम एक जगह बहुत सारे मटेरियल को रख दिए, जैसे हमको कॉलम या ब्रेशिंग इंस्टॉल करना है, ब्रेशिंग इंस्टॉल करने के लिए हम बहुत सारा ब्रेशिंग को रख दिए, अरेंज करके रख दिए। अब जब हम उस मेंबर को इरेक्शन के दौरान उठाने जा रहे हैं तो ड्राइंग के हिसाब से जो मेंबर जहां लगना है वहीं पे हमको फिट करना है। लेकिन हम जब उठाने जाएंगे तो मान ली कि रखा कोई और उठाने कोई दूसरा रिगर गया, तो रिगर गया जब, तो उसे पता नहीं चलेगा कि कौन सा मेंबर उठाए। तो उस केस में वो गलत मेंबर को चूज करके उठा लेगा और वो जब इरेक्शन पोजीशन पे जाएगा तो वो फिट नहीं बैठेगा, तो फिर हमको उसको नीचे डालना पड़ेगा। तो ये रॉन्ग एक्टिविटी मूवमेंट हो गया। तो जब ये रॉन्ग एक्टिविटी मूवमेंट हो जाएगा तो हमारा टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा, डिले हो जाएगा, अननेसेसरी मूवमेंट हो जाएगा, जो कि हमारा इरेक्शन को डिले कर देगा। इसके लिए ये टैग लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। टैग लाइन में क्या इंफॉर्मेशन होता है कि ड्राइंग नंबर, आइटम नंबर, कौन सा लोकेशन है, लोकेशन, पोजीशन, सारा चीज उस टैग लाइन में लिखा रहता है, जिससे हम ओनली टैग लाइन को देखेंगे और हम करेक्ट मेंबर को पहचान लेंगे। इसीलिए टैगिंग प्रोसीजर एंड टैगिंग मस्ट बी देयर। टैगिंग वहां होना बहुत जरूरी है। हर एक मेंबर में टैग होना चाहिए। बिना टैग का उसे उस जगह ना रखें। अब जब टैगिंग होगी तो हम क्या करेंगे, इसका इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्लिक मेंबर्स। एक मान लें कि शॉप में, वर्कशॉप में मेंबर्स को बनाया गया, मेंबर्स को उन्होंने वर्कशॉप में फैब्रिकेट कर दिया। अब मेंबर्स को वर्कशॉप पे फैब्रिकेट करके इंस्पेक्शन करने के बाद उसको रिलीज नोट देकर साइट पर भेजता है। उसके साथ एक डॉक्यूमेंट आता है। उस डॉक्यूमेंट को लेकर जब हमारा रिसीविंग हुआ सेट साइट, तो हमारा साइट इंस्पेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो साइट इंस्पेक्टर उस मटेरियल को रीचेक करे, उसका करेक्टनेस। अब उसमें होल कैसा है, वर्कशॉप में जो होल है उसको ओवरलुक कर दिया, और जब यहाँ आया तो होल का अगर मेजरमेंट चेक किए या वहाँ पर गलत हो गया, और यहाँ साइट के हिसाब से जो कॉलम का होल है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो क्या करेंगे, उस समय हम मटेरियल को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा साइट इरेक्शन के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमको इंस्पेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है।
बिना इंस्पेक्शन के, एक्सेप्टेंस के हम उस मेंबर्स को उठा नहीं सकते हैं। इट इज़ नॉट अलाउड कि हम बिना इंस्पेक्टेड मटेरियल को उठाकर इंस्टॉल कर दें। तो उसके करेक्टनेस को चेक करेंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, जॉब साइट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। पहले हम इरेक्शन करने से पहले हमको क्या क्या प्रिपरेटरी वर्क करना चाहिए, ये हमें यहाँ पर ये लाइनों में हमको मिला। ठीक है, तो हम यहाँ तक इंस्पेक्शन ऑफर करेंगे, इंस्पेक्शन करा के उसको हम सर्टिफिकेट उसमें लिख देंगे, इंस्पेक्टेड, ओके। देन हम उस मेंबर को पिक करेंगे, चूज करेंगे उठाने के लिए। अब हम वर्क सीक्वेंस में बात करते हैं कि अनलोडिंग, अरेंजमेंट, स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ मटेरियल। अनलोडिंग, अरेंजमेंट, प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन, स्टोरेज ऑफ मटेरियल। जब ये मटेरियल साइट पे आ जाता है तो साइट पे हमारा प्रॉपर प्लेस है कि कहाँ रखना है, लेकिन उसको हमें कैसे रखना है ताकि हमारा मटेरियल का पेंट डैमेज ना हो, मटेरियल किसी तरह का डैमेज ना हो। उसके लिए हमको क्या प्रिपरेटरी वर्क होना चाहिए। हमारे साइट पर क्रेन्स, प्रॉपर कैपेसिटी का क्रेन्स होना चाहिए। कहाँ कहाँ रखना है उस पे हमें वुडन ब्लॉक होना चाहिए ताकि हमें ज़मीन से टच कर नहीं रखना है, मॉइस्चर ना हो। उसके लिए हमें इसके लिए अरेंजमेंट, अनलोडिंग। तो अनलोडिंग की अगर हम बात करें तो अनलोडिंग के लिए क्या क्या जरूरी चीज है, प्रॉपर कैपेसिटी का क्रेन होना चाहिए, रीगर, क्वालिफाइड रीगर होना चाहिए, रिगिंग टूल्स, प्रॉपर रिगिंग टूल्स होना चाहिए, प्रॉपर रिगिंग टूल्स में हमारा जैसे गया रोप, वायर रोप, हुक्स, स्प्रेडर बीम, चैन ब्लॉक्स, ETC। ये हमारा प्रॉपर रिगिंग मटेरियल्स, रिगिंग टूल्स होना चाहिए जो कि सूटेबल टू टनेज, कितना टन के हिसाब से वो हमारा सूटेबल हो, वो क्वालिफाइड रिगर, हमारा प्रॉपर कैपेसिटी का क्रेन होना चाहिए। तभी जाकर हम प्रॉपर अनलोडिंग कर सकेंगे। जब हम अनलोडिंग करेंगे तो उसके लिए जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ेगा। हमें किस जगह किस तरीके से हुक करना चाहिए मटेरियल को ताकि वो बैंड ना हो, टिल्ट ना हो, और उसे हम प्रॉपर तरीके से स्विंग करना चाहिए ताकि हमारा मटेरियल होल्ड ना हो। अनलोडिंग के समय अगर मटेरियल ऊपर जाता है तो हमें वायर रोप इंगेज करके उसको बांधना चाहिए और रीगर को से प्रॉपर तरीके से हैंडल करना चाहिए। तो ये हो गया अनलोडिंग की बातें। अनलोडिंग के समय में हमें मटेरियल जब हम 40 मीटर से अबव कैरी कर रहे हैं तो उस समय उसके लोड को बड़ा सेफली हमें देखना चाहिए।
दूसरा है अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट एंड स्टोरेज, स्टोरेज एंड अरेंजमेंट। साइट हमारा ओपन होता है तो हमारा कुछ मटेरियल जो कि मॉइस्चर वगैरह वगैरह से खराब हो सकता है उसको हमें इंडोर रखना चाहिए। जो हमारा पॉसिबल है कि इंडोर इंसुलेशन इंडोर रखना चाहिए। तो जो पॉसिबल है जिसे हम इंडोर स्टोरेज कर सके तो उसे हम छोटे छोटे मटेरियल्स को इंडोर स्टोरेज कर लेते हैं। लेकिन जो हम इंडोर स्टोरेज नहीं कर पाते हैं, एक्सपोज्ड टू एयर रहता है, तो वहाँ पर मॉइस्चर कंटामिनेशन होता है, डर्ट, डस्ट, ग्रीस, ऑयल, बहुत सारे फॉरेन मटेरियल्स होते हैं जो कि उस पे आ जाते हैं। स्ट्रक्चर्स के पेंट्स को खराब होना होता है, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए हमको अरेंजमेंट एंड स्टोरेज पर बहुत ही बारीकी से ध्यान देना चाहिए। अब हम किसी भी मटेरियल को डायरेक्ट इन कांटेक्ट विथ ग्राउंड नहीं रखना है। मटेरियल को अगर हम ग्राउंड पे रखते हैं तो उसमें मॉइस्चर कंटामिनेशन होता है और वो उसके प्रॉपर्टीज को खराब करता है। अगर उसको खराब करता है तो हमें मॉइस्चर ना मिले, इसके लिए हम जमीन से, ग्राउंड से मिनिमम हम 50 mm डिस्टेंस पर उसे रखना चाहिए। तो 50 mm डिस्टेंस पर रखने के लिए हमें वुडन बार का जरूरत पड़ेगा। वुडन बार पर हमें उसे रखना चाहिए। ऐसे वुडन बार को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना चाहिए और इस वुडन बार पर हमको रखना चाहिए। 50 mm का गैप और इसका हाइट भी मेंटेन करना चाहिए। तो ये वुडन बार को हमें 50 mm पर सेपरेटेड रखना चाहिए और जॉब मटेरियल्स को ये थिकनेस भी हमें 50 mm तक का वुडन बार रखना चाहिए। और जॉब को हम जब प्लेस करें तो उसके हमें 250 mm का सेपरेशन देना चाहिए। 250 mm का सेपरेशन देना चाहिए। मटेरियल को इन सच ए वे प्लेस करना चाहिए ताकि एक दूसरे के ऊपर मटेरियल ना आए। जैसे अगर हम पेंटिंग की बात किए तो अगर हम स्टील स्ट्रक्चर को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और उसके बीच में हम गैप नहीं रखते हैं तो क्या होता है कि उसका पेंट डैमेज हो जाता है। पेंट डैमेज होगा तो हमारा फाइनल अचीवमेंट नहीं हुआ। वो पेंट डैमेज होगा तो फिर से हमको पेंट को टचअप करना पड़ेगा, उससे हमारा टाइम कंज्यूम होगा। इसलिए प्रॉपर अरेंजमेंट एंड स्टोरेज करना बहुत ही ज़रूरत होता है। ग्राउंड के ऊपर से 50 mm डिस्टेंस पर अगर हम रखते हैं तो क्या होता है कि हमारा मॉइस्चर कंटामिनेशन नहीं होता। हमें क्या करना चाहिए कि कैनवास टारपोलिन से हमें कवर कर देना चाहिए। जहाँ भी हम रखें एक्सपोज्ड में, एक्सपोज टू एयर है तो उसे हमें कैनवास टारपोलिन से प्रॉपरली कवर करना चाहिए ताकि उसमें मॉइस्चर कंटामिनेशन ना हो, डर्ट, डस्ट ना जाए, फॉरेन मटेरियल्स ना जाए। तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, ये 5% स्लोप मेंटेन करना। ये जो वुडन बार रखे हैं, वुडन बार का 5% स्लोप मेंटेन रखना चाहिए। क्योंकि 5% स्लोप मेंटेन करने से क्या होगा, अगर कभी भी उस पे कोई भी वाटरफॉल हुआ तो वो वाटर जो है ना स्लोप में नीचे गिर जाएगा, वहाँ स्टे नहीं करेगा, मटेरियल पर स्टे नहीं करेगा। तो इससे हमारा मटेरियल का प्रोटेक्शन होगा, सुरक्षा होगा। तो ये हमारी है स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ द मटेरियल, ताकि हमारा मटेरियल प्रॉपर तरीके से वहाँ अरेंज रहे और जब हमें इसे लिफ्ट करना हो तो हम इसे आसानी से लिफ्ट करें और सुरक्षित तरीके से अपलोड करें। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, इस क्लास को, क्योंकि ये वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। इसके सीक्वेंस में हम अगले
क्लास में बताएंगे कि इसके आगे क्या क्या सीक्वेंस होना चाहिए, किस तरीके से हमको उस मटेरियल को लिफ्ट करना चाहिए, किस मटेरियल को पहले लिफ्ट करना चाहिए, किस मटेरियल को बाद में लिफ्ट करना चाहिए, क्या क्या चेक पॉइंट होना चाहिए, ये हम आगे के क्लासेस में बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखें, समझें, बार बार देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसे भी ये इम्पोर्टेंट बातें सीखने के लिए मिले। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपको इमीडिएट नोटिफाई हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।